दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मेरे चेहरे पे इस वक़्त जो है ना आपको खुशी नज़र आ रही होगी और मेरा चेहरा इस वक़्त जो है वो खिलखिला रहा है। वो उसका रीज़न ये है कि एक तो शाहरुख़ सुहेल जो है वो हमारे साथ मौजूद है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी-अभी पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को हराया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में और हम एक मिरेक्युलस तरीके से जीते हैं, तो कुदरत का निज़ाम जो है वो वापस जो है ना आ चुका है। बट शाहरुख़ भाई को सब जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पेशली। और शाहरुख़ भाई जो है आज इसलिए आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिमी फैलन हूँ और मैं आपका ना इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप अरे आज भाई इसलिए आए हैं ऐसे क्योंकि आपको ऐसे तारुफ ना करा करें, लोग समझेंगे पता नहीं मैं कौन सा बंदा हूँ और पता नहीं क्या कह रहा हूँ। बस लगे हुए हैं, पाकिस्तानी फुटबॉल की बेहतरी चाहते हैं और साथ साथ एक जर्नी पे लगे हुए हैं इतने सालों से। बट आप आज जो मेरे शो पे आए, तीसरी बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं और लोगों की बड़ी डिमांड थी, मैसेज कर करके लोगों ने मुझे पागल कर दिया। आप यकीन माने, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, लोगों ने मुझे पागल कर दिया। आज शाहरुख भाई आए हैं, परवाज 2038 का जो प्लान है वो लेकर आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन वी विल गो टुवर्ड्स दैट। पहले मैं शाहरुख भाई से पूछना चाहता हूँ कि शाहरुख भाई, आप भी स्टेडियम में थे, मैं भी स्टेडियम में था 17 अक्टूबर की तारीखी शाम को जब बारिश हो रही थी इस्लामाबाद जिना स्टेडियम में। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड इमोशनली कैसा था आपके लिए? यार इमोशनली इट वाज, अगर मैं समराइज करूं, इट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, विदाउट विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। और यार वो इतना, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तो आई नेवर थॉट कि इस पर्टिकुलर मैच पे हम जीतेंगे। वो तो कह रहा था बात है, मुझे नहीं लगता था कि मैं मैच देख रहा हूँ। तो मेरे लिए खुद भी एक सरप्राइज था, क्योंकि मैं एक बड़े अनप्लान ट्रिप पे पाकिस्तान गया था और वो डेट्स कोइंसाइड हो गई। तो मैंने कहा अब ये तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं, मेरे हाँ। भाई, मेरी अपनी वाइफ तक, हम सारे मैच देखने गए थे और बड़े पंप्ड थे। और पहली लेग के बाद और भी पंप हो गए स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की जब अनाउंसमेंट हुई थी। उससे पहले तो मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि वी हैव ब्लोन अनदर चांस, हम नहीं जीत सकेंगे कंबोडिया से। पहली लेग में यू कुड सी द डिफरेंस, एंड जब पाकिस्तान ने 0 ऑल ड्रॉ निकाल दिया तो फिर बस मैं ही शुक्र कर रहा था, यार मैं देख तो सकूंगा कि रिजल्ट क्या लिख लेगा। एंड जब 0 ऑल हो गया था तो फिर इट वाज लाइक कि नहीं, आई थिंक अब ये कुदरत का निजाम जो है ना, ये चल चल जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब हमने सही ये है। जो कर लिया ना, मतलब पहली दफा हम एक सेकंड लेग में जा रहे हैं जिसमें हमारे पास चांस है कुछ करने का, तो ये हमारे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। एंड वही हुआ हाँ। यार। मैच शुरू हुआ, पहले इतने खूबसूरत, मतलब वहां पे जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ था। एक तो क्राउड हाँ। इतना आया, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो डबल आया था। मुझे लगा 5,000 ज्यादा क्राउड नहीं होगा, लेकिन वहां पे 13,000 लोग आके देख रहे हैं। और इतना नुआंस्ड क्राउड था, जिसको ये पता था कि चैंट्स कब करने हैं, शोर कब मचाना है, दूसरी टीम को बू कब करना है, अपने प्लेयर्स को लाइन अप किस तरह करना है। तो बहुत ही मजा आया उस काम का और मैचेस देखने का। एंड जैसे ही हारून हामिद ने पहले, मतलब पहले तो हार्ट ही फेल हो रहा था ना, अच्छा अब कुछ होगा, कोई वो रेफरी को गालियां दे रहा है, कोई ये शोर मचा रहा है। हाँ। और जैसे ही हारून हामिद ने गोल मारा, यार मैंने तो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, मैं तो रोने लग गया था। मतलब मेरे से तो वो इमोशनली वो चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई ना, कि हमने ये क्या कर क्या दिया। और उसके बाद वो हाँ। चल रहा है, चलता गया चलता गया, और जो फाइनल विसल हुई, ये गैन आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, बिकॉज मेरे से तो इमोशनली कंटेन नहीं किया जा रहा था। और हंस के तो मेरी वाइफ साथ खड़ी हुई थी, मुझे देख के कह रही थी कि तुम शादी वाले दिन नहीं रोए, तुम इधर रो रहे हो। तो अब उससे अंदाजा लगा लें कि कैसा एक वो मोमेंट था। बट यार आई थिंक पाकिस्तानी फुटबॉल का ना, ऑब्वियसली एक हिस्ट्री तो है पूरी। हम अगले 50 साल बाद भी पढ़ रहे होंगे पाकिस्तानी फुटबॉल की तारीख, तो ये मोमेंट तो लिखा जाएगा कि हमने जिन्ना स्टेडियम में क्या किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। इमोशनली उसको जब, मैं कहता हूँ द द बैटल ऑफ जिन्ना स्टेडियम, मैं उसको, मेरे वीडियो का बिल्कुल, टाइटल और भी था बैटल द से कम बैटल ऑफ नहीं जिन्ना। थी, मतलब इट वाज अ हाँ। फाइट ऑन द पिच, और हमारे प्लेयर्स ने फाइट किया था टू टू गेट दिस विन। इट वाज नॉट वैसे हैंडेड टू देम ऑन अ सिल्वर प्लेटर। हर बंदे ने वैसे मेहनत की, कोच ने अपने, मतलब विदाउट स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ये विन नहीं निकल सकती। दिस वाज मतलब क्लियरली हिज डूइंग, जिसमें उसने अपना एक्सपीरियंस भी दिखाया। एंड ही शोड के यार, जिसने काम किया हुआ है ना, शोइंग इट के दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन, बिन देयर डन दैट। तो ही गॉट अस बिल्कुल। अक्रॉस एंड ही हैज अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स, और उसमें और भी अच्छी एडिशंस हो सकती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की फुटबॉल, मुझे शायद, अब मैं तो, मुझे लोग कहते हैं कि यार यू आर अ ऑप्टिमिस्ट बाय नेचर, और मुझे वैसे भी कहा जाता है कि आप थोड़े होपलेस रोमांटिक है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी फुटबॉल। बट मुझे फील ये आती है इतने सालों के धक्कों के बाद कि शायद इस
मौके को यूज करके ना पाकिस्तानी फुटबॉल वाकई आगे बढ़ना शुरू कर दे। मसले मसाइल रहेंगे, डिस्कशंस होती रही, अभी भी कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, उस पे I'm sure हम आएंगे आगे जाके, बट कम से कम बात तो फुटबॉल की हो रही है ना। अब वी आर हैविंग एक्चुअल फुटबॉल डिस्कशंस एंड बहुत अच्छा उस दिन ये लगा कि मुझे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स मिले, पाकिस्तानी फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स, जो पता नहीं कहाँ, कराची से कोई आया हुआ, कोई क्वेटा से आया हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको उससे अंदाजा हो गया ना कि टीम वो चीज है जो हर बंदे अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस डिविजन्स यूनाइट कर सकती है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी पावरफुल। और अब हमें फायदा ये है कि हमने इंशाल्लाह होपफुली हम कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, बट अगले 2.5 साल के लिए हमने पाकिस्तानी फुटबॉल कोई बड़ा फिट तोहफा दिया है, इसको आप सही तरह कैपिटलाइज करें तो फिर स्काई इज द लिमिट। नहीं पता है क्या शाहरुख भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, जब मुझे वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नजर आई थी ना कि मैच इस्लामाबाद में होने वाला है, इस्लामाबाद मेरा अपना शहर जहाँ मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जिंदगी के 27 साल मैंने इधर ही गुजारे अपनी। तो जो इंसान जिंदगी के 27 साल एक शहर में गुजारता है, वो कभी, जाहिर है मैंने कभी कोई फुटबॉल मैच देखा ही नहीं स्टेडियम में जाके। क्रिकेट मैच तो मैंने देखा है, मैंने PSL के मैच भी देखे हैं, कराची यूनाइटेड पेशावर जल्मी हुआ था, वो भी मैं देखने गया था। तो क्रिकेट का मैच एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जिंदगी में कभी, क्योंकि आप तो यूके में रहते हैं ना, आपने तो चीजें जगह एक्सप्लोर की हुई हैं। मैं वो बंदा हूँ जो कि अभी तक, आज तक कभी कराची भी नहीं गया, ठीक है। तो मेरे लिए वो एक पहली बार एक एक्सपीरियंस था कि यार फुटबॉल का मैच हो रहा है और वो मैं अपने मुल्क में देख रहा हूँ। और मेरा वो, क्योंकि मैं बड़ा एक फिल्मी सा आदमी हूँ, मैं बॉलीवुड देख देख के बड़ा हूँ, ठीक है। मैं बचपन से लेके जवानी तक मैंने बॉलीवुड आपकी देखा। वीडियोस देख के तो कभी वो, कभी अंदाजा हो जाता है ये। हाँ, तो वो जो है ना शाहिद कपूर का वो एक जर्सी का सीन है, हालांकि वो साउथ इंडियन मूवी के ऊपर ही था। तो वो जो है ना ट्रेन के सामने जिस तरह वो चिल्लाता है ना, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपनी छत पे जाके चढ़ जाऊं और मैं जो हूं ना, बस मैं पागल हो जाऊं खुशी से। तो या डेफिनेटली वो इमोशंस था, दैट वाज रॉ इमोशन। एंड यही है कि वो हमारा पैशन ही इस तरह का है फुटबॉल के लिए। और हम चाहते हैं कि जैसे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, मैं लिवरपूल फैन हूँ, तो हम कहते हैं यार कि जैसे इंग्लैंड में कल्चर है फुटबॉल का, उस तरह हमारे मुल्क में भी कल्चर डेवलप हो, कल्चरल ग्रोथ हो। जैसे इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है फुटबॉल की, उस तरह हमारे मुल्क में भी हो। अभी आपसे मैं वो डिस्कस करूंगा, इंडिया का भी उन्होंने भी कैफा ज्वाइन कर ली है, सेंट्रल एशियन जो वो है उनके साथ ज्वाइन तो नहीं किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। तो वो चीज है। लेकिन स्क्वाड पे आते हैं शाहरुख भाई, स्क्वाड देख के आप होपलेस रोमांटिक या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? पहले आप अपना ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा तजिया दे दें। यार आई थिंक मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड मोरलेस यही प्लेयर्स हैं, कुछ ऐड हुए हैं, बट 40 मैन अगर स्क्वाड अभी जो अनाउंस हुए लिस्ट हुए, प्रॉब्लम्स कम होंगे। स्टार्टिंग 11 में एक आधा चेंज ही आएगा, जो प्रॉब्ली सेंटर बैक का होगा, चाइसा चेंज्ड है। जो हमारा स्क्वाड है ना फिलहाल इसमें, मतलब ऑब्वियसली इमरान के आने की एडिशन तो चलो हो गई है, बट स्टार्टिंग 11 में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं होंगी, मतलब फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, जब तक और प्लेयर्स नहीं आते। बाकी सारे प्लेयर्स हैं जो बेंच पे आएंगे। आई नो बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं इस चीज पे, लोग बहुत तबसरा कर रहे हैं, अपना अपना इनपुट दे रहे हैं अब्दुल्ला शाह पे। यार जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन एंड पर्सनली, अगर मतलब इफ इट वाज अप टू मी, आई थिंक अब्दुल्ला शाह को इंक्लूड कर लेना चाहिए था। बट एज पर माय इंफॉर्मेशन अब्दुल्ला शाह को ड्रॉप इसलिए किया गया बिकॉज स्टीफन कॉन्स्टेंटीन वाज नॉट इम्प्रेस्ड। और उनने उसको उसको खुद भी देखा है अपेरेंटली, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो कंफर्म्ड। और उसमें जो डिसीजन ड्रॉप करने का था, या उनको सिस्टम में फिट नहीं कर रहा था, या ही हैज हिज ओन टेक ऑन इट, तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया। So that's what I know about Abdullah Shah. But having said that, I think he should have still been included, especially because Isa has been injured. With Isa and Abdullah, कोई और center back तो खेलने नहीं वाला, तो that's like we're just running around the circle. But एक ऑप्शन अब्दुल्ला डेफिनेटली होना चाहिए था, if on the bench if nothing else. दूसरा आई थिंक एक और प्लेयर जिसको इंक्लूड करना चाहिए, which I think नजरअंदाज हो रहा है, वो है सद्दाम हुसैन, जो करंटली ओमान में खेल रहा है। आई थिंक ही कैन ऐड वैल्यू टू द स्क्वाड। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कितनी वैल्यू होगी, बट डेफिनेटली हो सकता है। अभी जो हम मैच दो खेलने जा रहे हैं उसमें इट्स अ बिग ब्लो कि ईसा नहीं खेल रहा। आई होप ओटिस की भी जो डॉक्यूमेंटेशन है फाइनलाइज हो जाए और वो स्टार्टिंग लाइनअप में हो, बट ईसा इज अ वेरी वेरी बिग ब्लो फॉर अस, बिकॉज सऊदी अरेबिया को पहले आप शायद 4-5 गोल्स तक कंटेन कर लेते, एक आधा शायद मार भी लेते, बट विदाउट ईसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सऊदी अरेबिया या तजिकिस्तान को भी फेस करना। तो मेरे ख्याल से जो भी लड़का खेलता ना, चाहे अब्दुल्ला शाह खेलता या मामून मूसा खान खेलता,
या फॉर एग्जांपल अगर कुरबान अली का बड़ा लोग नाम लेते हैं, वो भी खेले। आई थिंक सऊदी अरेबिया ने हमें पेलना है। ये बड़े सऊदी ऑनेस्टली मैं अरेबिया कह ने रहा हूँ। आपको गोल तो मारने हैं, बट इट्स अबाउट कि आप मैच को कितना रिस्पेक्टेबल रख सकते हो विद ईसा, क्योंकि हाँ, देखो ईसा, with no disrespect to our local players, ईसा has been in that situation before. उसने हाई प्रेशर या मैचेस खेले हुए हैं, इतने बड़े मैचेस खेले हुए हैं, तो और दूसरा उसकी अपनी एबिलिटी भी है, और उसकी जो अब्दुल्ला इकबाल के साथ पार्टनरशिप बन रही है, दैट इज अमेजिंग. So it's very sad कि we have to miss out on that partnership, but you know this is हाँ, part and parcel of बिल्कुल। football के इंजर हो जाते हैं players. Hopefully he'll be back for March, and hopefully we'll see more players be included for March. I think there are 3-4 players that if Pakistan adds to this squad ना तो हम काफी competitive हो जाएंगे. But I would also like to add कि fans should have no unrealistic expectation. कोई expectation नो आप डाउट। इन 6 मैचेस में अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान बॉटम के अलावा कहीं फिनिश करेगा और कोई मैच जीतेगा, तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, दैट्स नॉट हैपनिंग. हमारा सिर्फ ये है कि हम कितना कंपेटिटिव रह सकते हैं. अगर ईसा खेल रहा होता तो आई वुड हैव सेड कि पाकिस्तान कैन ट्राई एंड पुश टू गेट ए ड्रॉ अगेंस्ट ताजिकिस्तान एट होम. इसके अलावा एक आधा पॉइंट के अलावा देयर इज नो चांस एनीवे. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोजर. हम अगले मैचेस खेलते रहेंगे. ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमने बाकी 3 विंडोज हैं अगले साल की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, उसमें भी हमें 2-2 मैचेस खेलने हैं, 6 और फ्रेंडलीज खेलनी चाहिए. और मार्च 2025 में काम इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब आप एशियन कप क्वालिफाइज के उसमें जाएंगे. बट यू नो दिस इज जस्ट एंजॉय मैचेस. सऊदी अरेबिया से खेल रहे हैं आप, सऊदी अरेबिया विल कम टू पाकिस्तान, एंड फैंस एंजॉय करें. एंड आई सिंसियरली होप के थोड़ी सी और मार्केटिंग एफर्ट की जाए पीएफएफ से. और क्या कहते हैं, ये जो ताजिकिस्तान वाला मैच, आई होप इसमें 13,000 ज्यादा क्राउड होता है, बट जो जिना स्टेडियम की एक्चुअल एएफसी के हिसाब से कैपेसिटी है वो तकरीबन 24,000 बनती है विद सीट्स. आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि अब पाकिस्तानी फुटबॉल जिस राह में चल पड़ा है, इसको थोड़ा सा आप मार्केट और पुश करें. आइडियली तो अगर आप लाइट्स फिक्स कर लें और शाम को कर दें फिर तो की गारंटी बन जाती है, बट 24,000 जिना स्टेडियम में अब फिल करना को मुश्किल काम नहीं लग रहा मुझे. हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल अगेन, लेकिन मैं वही कह रहा था कि वो लाइट्स का इश्यू है। और देखें ऑफ़िस टाइमिंग है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो नौकरी पेशा अफ़राद हैं या जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर बंदे की स्कूल्स हैं, कमिटमेंट्स है ना, उनके 2 लिए बजे बड़ा निकलना प्रॉब्लम बहुत है। मुश्किल है. हाँ, 2 बजे निकलना बड़ा ही मुश्किल है, ख़ास तौर पे मेरे जैसे बंदे के लिए, मैं बड़ी ऑनेस्टली बताऊँ। अच्छा, आपने अब्दुल्ला शाह की बात की। मैं पता है क्या, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब्दुल्ला शाह 29 के अंदर नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हसीब खान कैसे 29 के अंदर आ गया, जबकि हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं एएफसी अंडर 23 में। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, एंड मेनी फैंस एग्री विद मी, मेनी जो पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस है कि यार ये हसीब कैसे आ गए यार 29 में। अगर हसीब आ सकता है तो अब्दुल्ला शाह क्यों नहीं आ सकता? प्रॉब्लम सिर्फ वो है, अब्दुल्ला शाह का कोई इशू नहीं है, ना करें सिलेक्ट, मेरी तरफ से आप 100 साल तक उसको सिलेक्ट ना करें। मेरा कोई एजेंडा नहीं है उसको लेके। लेकिन द थिंग इज के बहुत ही बैफलिंग लगता है कि जब आप हसीब को देखते हो ना 29 मैन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द गाय, बट इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि यार ही डजंट कट द द मेरिट। मुझे मुझे ऐसा फील होता है। तो वो चीज़ है। बट खैर, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि ओटिस कब आएगा जी, ओटिस कब आएगा? ओटिस का ये था कि हारून मलिक साहब ने खुद बोला था कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने लेटर इशू कर दिया था पीएफएफएनसी को, जिसमें वो लिखा हुआ था कि जी ये बंदा जो है ये पाकिस्तानी है, और वो फिर पीएफएफएनसी ने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया। जो हारून मलिक साहब ने खुद ही अपने पॉडकास्ट में बोला था कि फीफा को जो है वो दे दिया। तो हारून मलिक सेड हिमसेल्फ कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द सऊदी गेम, तो डेफिनेटली ही, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि ही विल बी अवेलेबल, एंड ही विल बी पार्ट ऑफ दोज क्या कहते हैं जो 6 डायस्पोरा प्लेयर्स इमरान के आने के अलावा आने हैं, क्योंकि हारून ने भी ज्वाइन करना है, हम सबको पता है। ये जो 29 मैन का स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, इसमें से मेरे ख्याल से 16 लड़के ही जाएंगे, 16 प्लेयर्स, राइट? हाँ, चलो भाई मतलब ऐसे ही होगा ना। 15-16 ही जाएंगे. मतलब आई वुड बी सरप्राइज अगर हसीब खान भी 25 मैन स्क्वाड में शामिल होता है. आई कैन सी हिम, इट्स या क्या कहते ऐसे हैं, ही। मैंने एक जो इंटरेस्टिंग चीज सुनी थी, ऑब्वियसली मैंने कभी हसीब के साथ उस तरह बहुत क्लोजली खेला नहीं है इंटरनेशनली, इज नॉट बीन दैट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, और काफी स्ट्रगल भी किया उस इंटरनेशनल मैचेस में. जो इससे हमारे इससे पहले कोच से शहजाद अनवर, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि हसीब से इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म नहीं किया जा रहा और वो नजर आ रहा है. बट द हाँ, फनी थिंग इज कि इन सारे सेंटर बैक से सबसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हुआ है, जिस पे मैं भी हंस पड़ा. मैं कहा हाउ इज दिस पॉसिबल, बट हाउ? अपेरेंटली होता है. एंड आई हैव सीन दिस
इन द पास्ट एज वेल कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स दे आर वेरी गुड टेक्निकली इन ट्रेनिंग, बट उनसे वो कोप नहीं किया जाता इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर, पेस और सारा हाँ कुछ. सो दैट्स अ डिफरेंट अच्छा अच्छा प्रोपोजिशन. बट बहरहाल, टू बी ऑनेस्ट यार, देखो ये हमेशा चलता रहता है, और उसकी एक और रीजनिंग भी मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे कोचेस के, एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन्स डिसीजन, एंड नॉट हियर टू पुट फॉरवर्ड कि यार इसको सिलेक्ट करें या ना करें. आई थिंक व्हेन यू हैव समवन लाइक स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, एंड अगर आपने इनकी कभी हिस्ट्री पढ़ी हो या कभी थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ हो, यू कैन बी अश्योर्ड कि दुनिया में कोई बंदा स्टीफन कॉन्स्टेंटीन से किसी को प्लेयर नहीं सिलेक्ट करा सकता, ना ड्रॉप करा सकता है. मतलब उस बंदे का आखिरी दिन होगा जिस दिन किसी ने स्टीफन को आके कह दिया कि इस प्लेयर को पिक कर लो. So I don't think anyone can convince him or tell him what to do. But also remember कि हमेशा ना कुछ प्लेयर्स के कुछ कोचेस के हमेशा दुनिया में एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना फेवरेट्स होते हैं, जो उनको जरा ज्यादा पसंद होते हैं कि उनके सिस्टम को सूट करते हैं एज प्लेयर्स या वो करते हैं. उसमें देयर इज नो बायसनेस, बट दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल दूं, सर एलेक्स फर्ग्यूसन पाकिस्तान बहुत पसंद था. हालांकि देखा जाए तो टेक्निकली बहुत एवरेज प्लेयर था. शायद बहुत से मैनेजर्स उसको यूज भी ना करते कि यार ये इसका मैं क्या करूं, भाग सकता है बट करूं क्या. बट फर्ग्यूसन यूज्ड टू लाइक हिम फॉर हिज वर्क रेट, एबिलिटी टू रन. So they will always be players. I'm not saying कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन का कोई particular player इस वक्त है जो अब है, किसी को नहीं पता. But there will always be omissions like this में आप confuse होंगे कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा, वो क्यों नहीं खेल रहा. But I think Abdullah Shah deserves to be in the camp. Starting 11 तो किसी के लिए भी मुश्किल है, but definitely should be included. शाहरुख भाई, आपको एक स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब वो इंडिया का मैनेजर था तो उसको सुमित पसी बड़ा पसंद था, और सुमित पसी ने हमारे खिलाफ गोल भी मारा था 2018 में, जब हम 3-1 सेमीफाइनल में हारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट. तो इंडियंस मुझे काफी बताते हैं कि सुमित पसी वाज हिज फेवरेट प्लेयर, और वो कभी उसको ड्रॉप नहीं करता. मनवीर सिंह था उस जमाने में, यूज्ड टू प्ले in that left out position as well. तो स्टीफन को पसंद था. बट आई थिंक विद स्टीफन अभी हमें टेंशन नहीं है ना. अब हमें पता है कि मतलब स्टीफन्स एट द व्हील, तो बस सुकून है. हाँ. एनी अदर प्लेयर जिसके ऊपर आपको रिजर्वेशन हो, क्योंकि आपको काफी पता है ग्रास रूट्स लेवल का पाकिस्तानी फुटबॉल का. यार देखो, मैं रीजन मुझे इतना कोई इस वक्त फर्क नहीं पड़ रहा ना, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग लाइनअप वाला कोई प्लेयर नहीं है. उसके बाद बेंच पे इट्स जस्ट अबाउट एक्सपोजर. तो वो यंग प्लेयर्स को मिल जाए तो अच्छा है. स्टार्टिंग 11 पे बेरली कोई चेंज पड़ेगा, मतलब हारून और अब्दुल हैं वो आ जाएंगे या कोई बाहर चला जाएगा. स्टार्टिंग 11 वाला कोई प्लेयर नहीं है. बाकी तो इट्स लाइक अच्छा यार ये बेंच में होंगे या स्क्वाड में होंगे, तो लॉट ऑफ प्लेयर्स जो खेलेंगे भी नहीं, मतलब जिस पार्ट ऑफ द स्क्वाड. तो उस पे फिर इट डजंट रियली मैटर ना, बिकॉज जिसने खेलना नहीं है. और उसमें यही भी याद रखें, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन हैज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टोरीड हिस्ट्री ऑफ प्रमोटिंग यंग प्लेयर्स. इफ ही फील्स समवन इज गुड इनफ, वो 16 साल के प्लेयर को स्क्वाड में डाल देगा इफ ही फील्स दैट प्लेयर इज गुड इनफ. So I think अच्छा होगा. I think a lot of people might get debuts under him. जरा young players जो हमारे under 23s में खेल रहे हैं, under 16s, under 19s, उनको भी शायद आगे जाके मौका मिलेगा. I think 3 से 4 players हैं जो, मतलब इमरान भी आ गया है. There 3 to 4 more players, मोहम्मद फजल, आदिल नबी, एतजाज हुसैन, मकील अब्दुल्ला. ये 4 players I'm hoping के अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान अब डेब्यू कर लें, तो they will add a completely new dimension to the starting 11. देखिए शाहरुख भाई, अब आपने नाम ले लिया ना, तो फिर अब आपको बताना भी पड़ेगा कि ये कितने क्लोज हैं ये लोग, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाएगा बताओ आदिल नबी कितना क्लोज है, एतजाज कितना क्लोज है. आदिल और आदिल, मकील, फजल का इंशाल्लाह इफ ऑल गोज वेल फजल शुड बी प्लेइंग इन मार्च. एक्सपेक्टेड है कि आदिल एंड मकील होपफुली शुड बी प्लेइंग इन मार्च. एतजाज का उम्मीद की जा सकती है भी प्लेइंग. तो मतलब अब ये वो फाइनल स्टेजेस में हैं सारे, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये फाइनल स्टेजेस में आ गए हैं. तो मतलब मार्च में हम एक्सपेक्ट करें, अभी ना करें. अभी तो कोई प्ले नहीं होगा. अभी तो देयर नो प्लेस. मार्च में यू विल सी न्यू फेसेस. अब सिर्फ क्वेश्चन ही है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बैक ऑफ द टीम जो ये काम चल रहा होता है ना, ये इतना थैंकलेस काम होता है ना टू गेट दिस पाकिस्तानी पासपोर्ट. मैंने खुद क्रिकेट ऑपरेशंस में काम किया हुआ सर, मुझे पता है ये बड़ा लंबा काम होता है. तो आई एम होपिंग कि मार्च तक यू विल सी मोर प्लेस. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि कौन उस टाइम तक रेडी. जो आई एम होपिंग कि आइडियल सिनेरियो में हो सकता है कि चारों ही खेलें आपके पास मार्च में. So that will be really good for us. I think तब पाकिस्तान एक उस स्टेज पे आ जाएगा कि यार अब जरा मजा आएगा कम से कम होम पे खेलने का. we can take the battle to some of these players, because ये 4 वो players हैं अगर आते हैं ना, ये तो starting 11 players हैं आपके, and they will add so much quality. मतलब एक तो सबसे पहले फजल at left back,
फजल, अब्दुल्ला, अनीसा और साथ उसके राव उमर, तो ये आपकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आई थिंक लेफ्ट बैक इस वक्त आपकी एक वीक पोजीशन बनी हुई है अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग 11 में। मतलब जुनेद एट टाइम्स कैन स्ट्रगल जब कोई ज्यादा अटैक कर रहा होता है। कंबोडिया के खिलाफ भी उसके जुनेद का थ्रू मोमेंट्स बॉल थे। का इशू है, थ्रू बॉल अगर निकल जाए ना, थ्रू बॉल तो वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, जो कि मैंने कैम्बोडिया का जो फर्स्ट लेग है उसमें भी मैंने नोटिस किया था। सेकंड लेग में ही वाज प्रीटी सॉलिड, इवन तो उस मैच में भी 1-2 बार थ्रू बॉल निकल गई थी। तो वो होता है उसके साथ कभी-कभी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली देखें शाहरुख भाई, अभी मेरी शायद दोस्त से बात हुई है, वो अभी अभी तक गाँव में वो बैठा हुआ था, मतलब ट्रेनिंग कैंप आज शुरू हुआ है, तो 2 नवंबर या 1 नवंबर को ही वाज इन हिज विलेज। अब तो और पहुंच जहाँ गया तक वो। बात है, हाँ, अब तो वो आ गया है, लेकिन राव उमर हयात जो है उसका मेरे ख्याल से वापडा के साथ एक मैच अभी चल रहा था, ये कोई परसों की बात है। तो वो क्योंकि वापडा का प्लेयर है, दैट्स व्हाई। लेकिन यही है कि हमारे प्लेयर्स को वो एक्सपोज़र नहीं मिलता। अभी आप लोग कुर्बान अली की बात करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, 1 साल में बिल्कुल। कितने मैच खेला उसने? 5 या 6 मैच, वो 34th नेशनल गेम्स के, बट बस। आई थिंक कुर्बान अली को शुड एक मौका मिलना चाहिए अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंट। आई डोंट यार देखो बात वही है ना कि दिल बी स्क्वाड मेंबर्स एंड इट विल बी गुड फॉर देम टू लर्न, बट लेकिन हम ब्रास या टैक्स और ऑनेस्ट बात करें, स्टार्टिंग सेंटर बैक्स 2 ही हैं फिलहाल हमारे पास। और उस क्वालिटी की हमारे पास सेंटर बैक्स ही नहीं है। मतलब हमने ये हाँ, देखा है कि ये जो 2 मैचेस आपने जीते हैं इसमें डिफेंस का आपका कितना बड़ा रोल है। इस बात से अंदाजा लगाएं कि यूसुफ भट्ट ने पूरी पिछले कितने साल, 12 साल में आज तक 2 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स नहीं रखी। आपका फेवरेट प्लेयर है, मुझे पता था आपने नाम लेना है। नहीं, मेरा कोई पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, बट हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं गोलकीपर के इस वक्त, खुद बताओ। Yeah, no, you're right. Absolutely, absolutely. No doubt about it. Even though सलमान काका बड़ा अच्छा है, उस्मान अली बड़ा अच्छा है, they are good players, लेकिन वो ये है कि जो प्रेशर सिचुएशन है ना, उसमें फिर यूसुफ भट्ट ही काम आता है, वही बात है। बिल्कुल। तो यस, यूसुफ का आई प्रॉब्लम डेफिनेटली। बताऊं क्या है? यूसुफ का एक प्रॉब्लम मेरी नजर में जो आई थिंक उसको बॉदर कर जाता है, ही कैन बी आउट ऑफ पोजीशन एट टाइम्स। उसको बहुत शौक है या आगे ही कैन जाने बी, का, ही ही गेट्स कैन कॉट आउट। लेकिन उसके अलावा बी। जो उसकी एबिलिटी शॉट स्टॉपिंग की है, फिर दूसरी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस करना, वो आई थिंक पाकिस्तान को हेल्प करता है लॉन्गर टर्म में। आई हाँ, थिंक पाकिस्तान के पास एक और भी ओवरसीज में ऑप्शन अवेलेबल है जो आगे देखा जा सकता है। बट फिलहाल मतलब 2-2.5 साल एंड आई थॉट के पिछले कुछ मैचेस में जो 2 कैम्बोडिया के गुजरे उसमें इवन यूसुफ लुक्ड टू बी बैक टू हिज बेस्ट। पिछले कुछ मैचेस में भी बहुत बुरा खेला था टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो पोजीशनिंग का प्रॉब्लम था, मतलब बिल्कुल। वो आप और जिबूती के खिलाफ देख लेना क्या हुआ था, वो तो मतलब नाइटमेयर सिचुएशन हुई थी। जिबूटी, देन नेपाल में भी जो लास्ट गोल हमने खाया था लास्ट 16 बॉल नवंबर उसको को नहीं मैच खाना था। चाहिए था, उसको नहीं हाँ, खाना चाहिए था बिल्कुल। वो भी मसला था। इवन दो मुझे लगा कि वो जो सैफ वाला नेपाल वाली गेम थी, उसमें यूसुफ काफी अच्छा खेला था, बहुत बार उसने हमें बचाया था। सैफ का वो ठीक बॉलिंग थी। नेपाल में, लेकिन वो उसमें दोनों मैचेस में आई फेल्ट कि नेपाल के दोनों गोल्स में, मतलब पहला वाला तो था ही था, बट सैफ चैंपियनशिप वाले नेपाल वाले गोल में ही शुड नॉट कंसीडर्ड दैट गोल। इट वाज या टू इजी, मतलब फॉर हिम टू बी बीटन लाइक दैट। या मैं असल में जो है ना, अभी मैं कुर्बान अली की जो बात कर रहा था, मैं वही कह रहा था कि यार लोकल प्लेयर्स का कसूर नहीं है, हमारे हमारे पास हाँ ऑफ सिस्टम ही नहीं है। कोर्स बिल्कुल। कसूर जो है वो सिस्टम का है, जो मैं कहना चाह रहा था बात। तो अब हम आते हैं, जो मैं मेन मुद्दे के ऊपर आना चाह रहा हूँ, वो है जी परवाज 2038 प्लान। इंडिया ने 2047 का प्लान बनाया, और शाहरुख सुहेल द ग्रेट ने 2038 का प्लान बनाया, और अभी वो बताएंगे कि उनके साथ किस किस ने काम किए। तो शाहरुख सर, द फ्लोर इज योर्स। यार एक तो ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी जब जून में पाकिस्तान मैचेस खेल रहा था, बहुत सारे लोगों की, आपकी भी मेरी भी, सबकी बात चल रही होती थी कि अच्छा भाई हमारे मसले लॉन्ग टर्म है, एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकते, ये ना करें वो ना करें। फिर मुझे उसके बाद हाँ, ख्याल आया कि यार सारे बात तो कर रहे हैं, बट वेयर आर द सॉल्यूशंस? बात करना तो यार बहुत आसान है, बट वेयर आर द सॉल्यूशंस? तो उन पे फिर मैंने सोचा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जिसमें फिर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया, और उसमें हमने 10-12 लोग का वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें इस्माइल थे ऑन द माइक से, अली एहसन थे फुटबॉल पाकिस्तान में जिन्हें असिस्ट किया सारा सेटअप और बनाने में। फिर हमारे पास ताहा अलीजई थे कराची यूनाइटेड से, अदनान अहमद थे जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर हैं, द यूके में होते हैं। साथ हमारे पास बिल्कुल शाहिद बिल्कुल। सिंह थे जो चेयरमैन है ऑल्डरशॉट टाउन के। और उसके अलावा हमारे पर रायन अब्बासी थे जो क्रिस्टल पैलेस में काम करते हैं, उनको मजीद इनपुट डॉक्टर जैफ ने भी दी सारी मेडिकल वाली साइड पे। और हमारे पास खतीजा कासमी थी, सादिया शेख थी जो वुमेन्स फुटबॉल का बहुत अच्छा उन्होंने इनपुट दिया, सना महमूद थी जो हमारी फॉर्मर वुमेन्स टीम की कैप्टन हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास करीम कराई भी थे, और उसमें हमारे इनपुट मिली थी शेख हमदान से भी।
तो इट वाज अ वेरी नाइस ग्रुप दैट वाज सेट अप, फिजान समीर भी थे, तो बहुत अच्छा हमने अच्छे तरीके से सारे एंगल्स को कवर कर लिया और अपना इनपुट भी दिया और उसको बड़ा अच्छा एक प्लान की शक्ल बनाई। और प्लान का मकसद था कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सारा एड्रेस करें। प्लान जो मुश्तमिल है वो 10 डिफरेंट एरियाज में है, जो रेंज करते हैं आपकी गवर्नेंस से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, कॉम्पिटिशन, ग्रास रूट्स, रेफरिंग, कोचिंग, सारी चीज़ें कवर होती हैं, मेडिकल स्पोर्ट्स साइंस तक। और हमने उसको सेगमेंट करके बनाया कि यार इनमें करने की क्या ज़रूरत है, कीपिंग इन माइंड के स्टेक होल्डर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसमें हमने स्टेक होल्डर्स के लिए एक 100 रिस्पॉन्डेंट सर्वे किया था, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव था, उसमें से लोगों की फीडबैक भी लिख ली, कुछ चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट भी की और प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड किए, और उसको हमने एक शक्ल दी प्लान की, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल प्लान, इट्स अबाउट 80 पेजेस लॉन्ग, और उसमें हमने बाकी सारे प्लान के अलावा स्पेसिफिक वर्किंग पाकिस्तान प्रीमियर लीग की भी करके दी थी, जो मैंने एक दफ़ा पहले भी की थी। वो भी उसके अंदर मेंशन है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रिवैम्प कैसे करना चाहिए, और ये उसमें कंसेंसस भी है स्टेक होल्डर्स का। और उसके बाद पूरा जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पिरामिड होना चाहिए वो भी बहुत डिटेल में कवर हुआ है, अलॉन्ग साइड दी अदर थिंग्स। तो और ये पीएफएफ और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ भी प्लान शेयर किया गया कि आप जो इसमें से कर सकते हैं चीज़ें वो आप करें, बट नॉर्मलाइजेशन कमेटी हो कोई और हो, क्योंकि रियलिस्टिकली नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। बट जो भी इस पे काम करें, इसको आप कर दें या करना शुरू कर देना, तो पाकिस्तानी फुटबॉल फिक्स हो जाएगा। दिस इज कोई बहुत हवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब तो हमने आपको एक डेफिनेटिव डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दे दिया कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और उसमें नेशनल टीम के भी टारगेट्स हैं कि भाई 15 साल बाद हम कहाँ पे खड़े होंगे, साल बाद हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान की वुमेन्स टीम 5 साल के अंदर एशियन कप खेल सकती है। पाकिस्तान की मेंस टीम 15 साल 10-15 साल में जाके एशियन कप के करीब पहुंचेगी। इस साइकिल में तो नहीं, लेकिन अगर आपने अभी से काम इस तरह का शुरू कर दिया, नेक्स्ट साइकिल में आप एशियन कप का सॉलिड ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक आप पहुंच भी सकते हैं, और उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें, क्योंकि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सबकी समझने की जरूरत है इस प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये एक भी चीज आइसोलेशन में नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग रिवैम्प करूंगा लेकिन मैं गवर्नेंस पे काम नहीं करूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करूंगा। ये जब तक सारी चीजें नहीं होंगी ना, ये एक पजल की तरह, ये जब सारे आप छोटे छोटे पीसेस जोड़ेंगे तो पजल बनेगा। और परवाज भी हमने नाम इसीलिए रखा क्योंकि हमारी कौमी टीम का नाम शाहीन है, और वो परवाज करेंगे एक ना एक दिन, करना शुरू कर दिया। अब हम कह सकते हैं कर रहे हैं परवाज, हम बसेरा कर रहे हैं पहाड़ों का, इस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था। बट अब हमारे पास मतलब हमारे हाथ में ही है पाकिस्तानी फुटबॉल कम्युनिटी। ये प्लान भी कम्युनिटी की तरफ से बना है, कम्युनिटी के लिए बना है। आपके साथ भी अभी एक लिंक शेयर कर देंगे ताकि अपने इसमें वीडियो में बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल कर दूंगा। सकते हैं, सारे देखें, डिस्कस करें, और जो भी हो एनसीओ कोई और उनको अकाउंटेबल रखें कि यार ये करना है। अब तो आप ये नहीं कह सकते आप किस लाइन पे जा रहे हैं, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, आप इस पे काम करें। अच्छा शाहरुख भाई, मेरा ना इसमें बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमें राउंड 1 जो है ना वो खेलना ही ना पड़े। मतलब हम 4 साल के बाद इस स्टेज के ऊपर आ जाएं कि हमें वो फेस ही ना करना पड़े। ये इतना स्ट्रेसफुल है बिकॉज यू नो दिस कि 20% ऑफ द एशियन टीम्स, उनके लिए तो वर्ल्ड कप का सफर ही खत्म हो जाता है, और जो कि बिल्कुल बोगस सिस्टम है। मैं इस फॉर्मेट को मानता ही नहीं हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं है ये फॉर्मेट। मैं तो कहता हूँ फॉर्मेट ही चेंज होना चाहिए एफसी का, लेकिन दैट इज अनदर डिस्कशन। मुझे मेरे एक इंडियन सब्सक्राइबर है और नेपाली हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि 138 में आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। और अगर मैं आसान जुबान में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो बॉटम 22 एशियन टीम्स हैं उससे आपको बाहर होना चाहिए। तो वही बात है कि हमें ये अभी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हांगकांग ने अभी खेला है आई थिंक भूटान के अगेंस्ट, तो हांगकांग ने जब भूटान के अगेंस्ट खेला है तो उससे पहले बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 1 उनकी रैंकिंग थी 149 पे बैठे हुए थे वो। इट मीन्स कि आपको 140 के अंदर आना ही आना है अगले 4 साल में, अगर आपने राउंड 1 को अवॉइड करना है। पाकिस्तान ने राउंड 1 को अवॉइड करना और सीधा राउंड 2 में खेलना है जैसे इंडिया खेलते हैं। हम भी उसी पोजीशन में आना चाहते हैं ऑब्वियसली। दूसरा, इंडिया का मैंने अब नाम लिया। इंडिया ने क्या किया है कि एक तो उन्होंने वो 25 साल मेहनत की, आईएसएल किया, आई लीग किया। अब उन्होंने क्या किया कि वो कैफा में चले गए हैं, वहां पे उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अफगानिस्तान से वो खेलेंगे, उनको वो इनवाइट करेंगे। वो सैफ का हिस्सा ही है, अभी भी वो सैफ का हिस्सा ही है, वो सारे सैफ के टूर्नामेंट्स खेलेंगे। बट उनको उज्बेकिस्तान उससे वो खेलेंगे, वो इतना बड़ा एक्सपोजर है। आप उनकी अगर ग्रोथ देखें उज्बेकिस्तान की, देन दे विल प्ले किर्गिस्तान, दे विल प्ले ताजिकिस्तान। ईरान को वो खेलेंगे और रेगुलरली ईरान से खेलेंगे, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में हर वक्त हम देखते हैं कि वो उसका पार्ट होती है।
तो शाहरुख भाई, ये जो आपका प्लान है, इसके मुताबिक क्या हम अगले 4 साल में 138 रैंकिंग में आ सकते हैं? बिल्कुल। देखो, जो रैंकिंग्स की वाली बात है ना, उसको हम इसमें तो हमने मेंशन किया हुआ कि नेशनल टीम्स के सबसे पहले मैचेस इंश्योर करने, यू नीड टू बी प्लेइंग 10 मैचेस ईच ईयर रिगार्डलेस के कंपटीशन है कि नहीं है। जो राउंड 1 को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी है ना, उसके लिए आपके पास इंसिडेंटली बेस्ट बंदा एज द हेड कोच मौजूद है, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, जिसने इंडिया को 177 से 97 तक लेके गया। एंड ये इतना ना, ये फुटबॉल एस्पेक्ट है, मैचेस जीतने हैं, बट इसमें एक और एडमिनिस्ट्रेटिव और एक, जिसे कहते हैं ना, एक गेम है पूरी जो आपको खेलनी पड़ेगी। और वो गेम ये है कि आपने रैंकिंग पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। और रैंकिंग पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने का आपको ये खेलना उन टीमों के साथ है, बट आइडेंटिफाई करके इंडिया के आप ना वो टाइम पीरियड देखें जिसमें इन लोगों ने इतना बड़ा जंप मारा है। इन लोगों ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली और डिलिबरेटली खेली है ये गेम। आप उनसे मैचेस खेलते हैं जिनकी रैंकिंग ओवरइन्फ्लेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज टेक्निकली नॉट ए टीम दैट्स रैंक्ड 194। हम वी आर इजिली, अब देखा जाए 170s की तो हम बहुत इजी टीम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंबोडिया को हमने हराया जो हमसे बहुत आगे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी टीम्स होंगी जिनकी रैंकिंग आगे होगी, बट आप उनको हरा सकते हैं आराम से, और उनको हराने से आपका पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 17 पॉइंट्स इस मैच से लिख लें, तो आपको पॉइंट्स और मैचेस मैक्सिमाइज करनी है, अपॉर्चुनिटी जिसमें पॉइंट्स मिले और आप मैचेस जीत सके। और आपको फ्रेंडलीज खेलने हैं सारे कम्पिटिटिव। लाइक मालदीव्स, मालदीव्स 155 रैंक्ड एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान को आप हरा सकते हो, हमारे साउथ एशिया में एग्जाम्पल है ना। फिर आप कोस्टारिका उठा लें, या आप ऐसी टीम्स आइडेंटिफाई करें जिसको आप पुश करके हरा सके 150s एंड 40s, रैंकिंग्स को ऑप्टिमाइज करें अपनी, तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। बट ये बड़ा लंबा सफर होता है, 3-4 साल का कंसिस्टेंट मेहनत का वो सफर होता है, जिसमें अगर आप अभी करना शुरू करें, आप अगले 4 साल बाद ही जाके क्वालिफायर्स खेलेंगे 26 के वर्ल्ड कप के बाद 2027 में। तो यू हैव 4 years। आई थिंक अगर कंसिस्टेंटली मेहनत की जाए तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप अवॉइड करें। और आपको बहुत बड़ी लीप लेनी है क्योंकि हम पीछे बहुत हैं। हमें 50, अगर हम 94 पे, हमें 50 पॉइंट से कम से कम प्लेसेस आगे जाना है। बट यहाँ पे क्योंकि अगर आप पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें, शायद वो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इधर जो है ना, लोअर लेवल पे आके या आगे जितना आप जाते जाएंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट से भी आपकी रैंकिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। बट इसमें कंसिस्टेंट मेहनत आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी करनी पड़ेगी कि आप अच्छे फ्रेंडलीज खेल रहे हैं जो आप जीत सकते हैं और जिनकी रैंकिंग अच्छी है। डेफिनेटली। अच्छा शाहरुख भाई, एक जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होके आता है, और ये अवाम ही क्वेश्चन करती है कि यार, क्योंकि जब से उन्होंने फुटबॉल टीम को देखा है ना, और उन्होंने हारून हामिद को गोल मारते हुए देखा है, तो हर कोई कह रहा है जी पीएसएल स्टाइल फुटबॉल, पीएसएल स्टाइल फुटबॉल, मुझे पीएसएल स्टाइल चाहिए, मुझे फ्रेंचाइज फुटबॉल चाहिए। क्यों फ्रेंचाइज फुटबॉल काम नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर? ये आज कैटेगोरिकली पाकिस्तानियों को समझा दें, क्यों नहीं कर सकती? लेकिन पाकिस्तानियों को ना पहले थोड़ा तलफ़ुज़ की डेफिनेशन समझाना पड़ेगा। और जो लोग देख रहे हैं वो बात गलत नहीं कर रहे एक तरीके से। वो कह रहे हैं हमें पीएसएल जैसी लीग चाहिए। अब फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? चलें पहले ना, आई थिंक इसको अब हमने छेड़ दिया है, तो मैं आज ये चैप्टर कंक्लूड करके उठते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब वो है, चलें एक सिंपल एग्जांपल में एक्सप्लेन करूं। मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ली, ठीक है। आप ये कभी नहीं कहते मैंने मैकडॉनल्ड्स खरीद लिया है, आप कहते हैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ली है। फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि आपके पास ओनरशिप नहीं है उस कंपनी की इन इट्स टोटलिटी। आप एक रॉयल्टी या फी पे करते हैं टू ओन इट, और उसके बाद भी आप ओन नहीं करते, आप सिर्फ उसको रन करते हैं। तो फ्रेंचाइजी ये होती है कि जिसमें आप टीम्स को ओन नहीं करते, आप एक फ्रेंचाइज फी देते रहते हैं, और वो आप लीग को दे रहे हैं या बॉडी को दे रहे हैं, उसमें आपके पास ओनरशिप नहीं आती। लेकिन पहले, इससे पहले एक स्टेप पीछे लेते हैं। अगर हमने सबको समझाना है कि पाकिस्तानी फुटबॉल लीग किस तरह चलनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। पीएसएल में क्या मसले हैं, पहले तो आते हैं स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल पे, स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट में जो मेजॉरिटी प्ले आपको नजर आ रहा होता है बहुत डिफरेंट होता है। आपको कितने कितने लंबे ओवर्स मिलते हैं, कितनी कितनी लंबी इनिंग्स मिलती हैं, ठीक है। मतलब एक बैट्समैन को 2 बॉलें तो नहीं मिलती। इन द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल एक प्लेयर को 90 मिनट्स में इन इट्स टोटलिटी शायद 1-2 मिनट बहुत टॉप कर दिया, आपको इतने मिनट्स मिलेंगे ऑन द बॉल जिसमें आप मैच खेल रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत लिमिटेड टाइम होता है बॉल पे। 4 to 5 असल गेम तो फुटबॉल की वो है कि भाई वो 88 मिनट्स में क्या करना है जिसमें बॉल नहीं है आपके पास। हाँ, तो ये आपको कौन सिखाएगा?
ये आपको तो आप खुद तो नहीं सीख सकते, दिस हैज टू बी टॉट टू यू, या आप अपनी पोजीशनिंग और ये बाकी चीजें ठीक तो नहीं कर सकते। तो फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोचिंग और आपको सपोर्ट मिले टू डेवलप एज अ प्लेयर, वरना आप नहीं कर सकते। नेचुरल टैलेंट आपको एक हद तक आगे लेके जाता है, वरना बिकॉज इट्स 11 मैन स्पोर्ट जिसमें एवरीबडी प्लेज अ रोल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना पहले लोगों को समझनी, क्रिकेट में जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स है अगर आप उठा कर देखें तो वो मेजॉरिटी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे आती है। पूरे साल में अगर आप एवरेज निकालें, कोई पीएसएल 1 महीने की होगी, 1-2 महीने की वो और लीग्स खेल लेंगे, चले 4 महीने के लिए खेल लेंगे, वो जो 7-8 महीने बाकी हैं, ये मेजॉरिटी टाइम जो वो स्पेंड करते हैं अपना, वो तो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के साथ ही करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोई क्रिकेट के कॉम्पिटिशन 9-9 महीने, साल तो नहीं चल रहे होते हैं पूरे। ज्यादातर टूर्स भी क्रिकेट के बड़े लंबे लंबे होते हैं, वो अब इधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं। फुटबॉल बिल्कुल फ्लिप पे चलता है एज अ स्पोर्ट। आपकी जो इंटरनेशनल ड्यूटी होती है वो साल में मैच लिटरली दिनों पे है। आप मतलब अगर 10 मैचेस खेल रहे हैं, टोटल 10 मैचेस अपनी नेशनल टीम में खेल रहे हैं, उसमें आप 2 हफ्ते स्पेंड करेंगे, आप 2-3 महीने से ज्यादा इन इट्स टोटलिटी जब सारा तोड़ जोड़ के मिलाएंगे आप नहीं स्पेंड करते। 8-9 महीने आप अपने क्लब के साथ स्पेंड कर दें, जिनका मेन काम है, आपका रोजी रोटी भी वहां से निकलती है। क्रिकेट में ऑपोजिट चलता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उसके बाद आपकी डेवलपमेंट एज अ प्लेयर भी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये स्टैब्लिश कर लेते हैं कि भाई अगर एक चीज 9 महीने के लिए या 8 महीने के लिए नहीं चल रही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, एक लीग के फॉर्मेट में, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो जो पीएसएल वाली एक चीज है कि यार आपके पास 1 महीने की 2 महीने की लीग होनी चाहिए, तो कैंसल्ड आउट है, ये तो कोई फुटबॉल टर्म्स में आर्ग्यू नहीं कर सकता। सेकंड चीज आती है ओनरशिप। यार जब पीएसएल की टीम्स है ना, ये रन करती हैं 1 महीने के लिए, जब आपने रन ही 9 महीने के लिए करना है और उसको आप अभी शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है फुटबॉल में, और जिसकी वजह से 3 से 4 ममालिक के अलावा दुनिया में कोई फ्रेंचाइज फॉर्मेट में नहीं जाता, वो ये है कि जो फुटबॉल क्लब्स हैं उन्हें चलना भी लार्ज ड्यूरेशन की है, उनके लॉसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, और दुनिया में कोई फुटबॉल क्लब पैसे नहीं कमाता। तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर, बहुत खराब बिजनेस होता है। तो ऊपर से आप पहले ही अगर एक सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है कमर्शियली एक फुटबॉल क्लब में, ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट ऊपर से आप फ्रेंचाइज फीस डाल दें, तो क्या होगा क्लब्स के साथ? फिर कॉन्वर्सेशन उसे मैनेज ही नहीं हो सकता ना। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अगर आप क्लब्स उठा के देखें, जब उनकी आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, अमूमन जो उनका प्रॉफिट भी निकल रहा होता है या जो लॉसेस मिनिमाइज होती हैं, तो प्लेयर सेल्स पे होते हैं, जिसको आप उनकी एक्चुअल फाइनेंस टर्म में प्लेयर अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आप सुना होगा 100 मिलियन का जब प्लेयर बिका है, का हुआ है प्लेयर अमोर्टाइजेशन। आपको पता है कि जब 100 मिलियन का प्लेयर बिकता है, बहुत सारे लोगों को ये जनरल मिसकंसेप्शन है, हो सकता है आपको ये बात पता हो, 100 मिलियन का ये मतलब नहीं है कि 100 मिलियन आपको उसी दिन मिल जाएगा। नहीं ये प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट पे डिवाइडेड होता है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते हैं, फिर आपने लोगों के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने होते हैं। तो ये जो मॉडल है ना, कि जिसमें हमारे पास पहली कमर्शियली सस्टेनेबल एक चीज नहीं, उस पर आपने अगर ये प्रेशर डाल दिया फ्रेंचाइज का, और वो भी आपने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स या मिलियंस का डाल दिया, वो तो मतलब इट्स नॉट वर्केबल। और तीसरी चीज ये आती है कि देखिए फुटबॉल को एज एन इकोसिस्टम डेवलप करना है। हमने भी जो अपनी प्लान में प्रपोज किया, एंड आई पर्सनली थिंक विद माय एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, सस्टेनेबल सोल्यूशन कोई नहीं है। ये जो आपने पैसे इनके लेने हैं ना फ्रेंचाइज फीस के मद में, अगर आप, क्योंकि रीमैप तो आपको करना है, न्यू टीम्स तो लानी है और प्राइवेट ओनरशिप लानी है, और उसकी रीजन है कि यार देखें, अगर आप एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग लेवल का भी क्लब देख रहे हो, या आप एक क्लब सेटअप करें और आप एक एक प्लेयर को भी लेट्स से कि 1-1 लाख रुपए देते हैं महीने का, यार अब इतना तो बन जाता है इस इकोनॉमी में, ये तो बहुत मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। 25 लाख तो सिर्फ प्लेयर्स पर लग रहा है महीने का, और उसको 12 कर लें, क्योंकि पूरा साल तो रखना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया महीने बाद। तो भाई अभी यही आप इसको टोटल कर लें तो 2.5 करोड़ तो इधर ही पहुंच गए आप, और अभी तो मैं बाकी चीजों पे आया ही नहीं, और ये तो बेर मिनिमम सैलरी है। तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, 10-15 करोड़ 20-25 करोड़ लग जाएगा एक नॉर्मल क्लब को चलाने के लिए अच्छे लेवल पे। अब आपने जो फ्रेंचाइज फीस की लेनी है ना, उसको आप लेके इन्वेस्ट करें उन चीजों के अंदर जिसमें इकोसिस्टम में फायदा होगा और क्लब्स को फायदा होगा। जो फुटबॉल क्लब्स का बिजनेस मॉडल है उसमें एसेट्स बहुत कम है,
प्लेयर तो वैसे ही एक एसेट है, लेकिन वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी सेल होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट होता है स्टेडियम। बिल्कुल। बजाय क्या, फॉर एग्जांपल पीएसएल में भी अगर किसी से आप एक 1 मिलियन ले रहे हैं साल का, $1 मिलियन ले रहे हैं या ज्यादा भी ले रहे हैं, और इतने सालों में ले रहे हैं, उसकी जगह अगर उनका अपना स्टेडियम डेवलप हो जाए, जो इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर वो पैसे उस स्टेडियम में लगा दें तो उन्हीं का अपना एसेट बन जाएगा। और उससे आप बिल्कुल। नॉन फुटबॉल रेवेन्यू बहुत कमा सकते हैं, ये जनरेट करनी शुरू कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू तो वैसे ही बढ़ती रहेगी। तो हमने भी ये मेजर प्रपोज किया है कि जब आप लीग को सेटअप करते हैं, उसमें अगर आप 10 टीम्स लेके आते हैं, आप कुछ क्लब्स को मौका दें पाकिस्तान में, और अगर डिपार्टमेंट्स, आई पर्सनली डोंट थिंक कभी ऐसा हो सकता है कि वो कंडीशंस मीट करें, तो आपको उनको फेज आउट करने का एक प्लान बनाना पड़ेगा। बट क्लब्स, कराची यूनाइटेड है, चमन है, मुस्लिम है, इनको मौका दें कि अच्छा यार, आप अगर आप एएफसी लाइसेंस क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं तो आपको लीग का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर आप नीचे पिरामिड से शुरू करें, ऊपर आते जाएं। बट जब आप रीमैप करके 8-10 टीमें लेके आते हैं, उनसे आप इन्वेस्टमेंट कराएं कि भाई 5 साल के अंदर यू नीड टू बिल्ड योर ओन कैपेसिटी स्टेडियम, जिसकी 5,000 कैपेसिटी हो और एएफसी रिक्वायरमेंट्स मीट करता हो। आपसे हम फ्रेंचाइज फीस तो ले नहीं रहे, आप इस पे पैसा लगाएं ना, लाइसेंस हम आपको $100,000 का दे देते हैं, क्लब आपका बेच दें, आप बेशक 20 साल बाद आपको पैसे कमा लेंगे। आप जो लोग पैसे फुटबॉल से कमाते हैं उसी तरह कमाते हैं जिस दिन क्लब बिकता है। उसके बाद आप उनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं कि आपने एक 3 साल के अंदर रेजिडेंशियल एकेडमी सेटअप करनी है जो एएफसी 2 या 3 स्टार की ग्रेडिंग क्राइटेरिया पे उतर रही हो। आपने हर पीएफएफ सैंक्शनड कंपटीशन में टीम उतारनी है, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 17, अंडर 14, वुमेन्स टीम। ये इधर पैसा लगाएं ताकि इकोसिस्टम को फायदा हो। हम आपसे एक चेक लेके क्या करेंगे ना, आप सस्टेनेबल भी नहीं है, आप चेक दे रहे हैं, जिस दिन आपके पैसे खत्म हो गए आपका चेक भी आना बंद हो जाएगा। सारे पैसे इकोसिस्टम में लगने शुरू हों और उसके बाद ये पहिया चलना शुरू होगा। तो लीग का आंसर एक ही है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो भी कुछ आके बात करेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसकी कोई सेंस भी नहीं बनती है। दिस इज द ओनली मॉडल दैट्स जनरली एप्लीकेबल दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान को एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए तो आपको रिवैम्प भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। और आपने जो एमोर्टाइजेशन की बात की, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है एनज़ो, जो चेल्सी अभी की है। तो एनज़ो का जो 105 मिलियन पाउंड्स हैं, तो वो तकरीबन 6-6 महीने के अंदर उन्होंने पे करना है, और उसकी जो सिर्फ़ जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो उन्होंने तकरीबन 4 या 5 साल के अंदर उसको पे करना है, उस 105 मिलियन को। ऐसा ही है, कुछ इस तरह ऐसा का ही। उसका हाँ, तो तो वो ये चीज़ है, फायदा होगा लेकिन ना अगर आप प्ले हमारे जो मॉडल या इकोसिस्टम बन जाता है, तो जो छोटे क्लब्स हैं दुनिया में ऐसे ही पैसे कमाते हैं। अगर पोपो है, पोपो कहता है अच्छा हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, हमने एक प्लेयर बनाया हुआ है, प्लेयर बनाएंगे, आगे बेच देंगे, उससे पैसे ऐसे ही है, कमाएंगे। ऐसे ही है। और वो वलीद खान भी ब्राज़ील इसी तरह गया था, आपको जो वलीद खान हमारा प्लेयर है, बिल्कुल ऐसा ही वो है, ऐसा ही है। आप ये लीग सेटअप करें ना पाकिस्तान में, और उसके बाद आप देखें कि इकोसिस्टम कैसे डेवलप होता है। अच्छा शाहरुख भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 1 साल का प्लान और 5 इयर्स का प्लान, ये अगर आप थोड़ा-सा ना समराइज़ कर दें कि हम 1 साल में क्या कर सकते हैं, लीग सेटअप करने के हवाले से, और हम 5 साल में क्या कर सकते हैं? 1 साल का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीच में इलेक्शंस भी आने हैं, एंड वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना ज़रूरी है, वरना डिपार्टमेंटल सिस्टम ही चलता रहेगा। आप क्लब सिस्टम वाला लीग तो लेके आ ही नहीं सकते अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सर, इश्यू है। लीग की बात कर रहे हो आपके, मैं बताऊं कि 1 साल में और 5 साल में क्या हो सकता है। हाँ, मैं लीग की बात कर रहा हूँ, एंड यू कैन ऐड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ वेल, कि वो कैसे हो सकता है? यार देखो, जो लीग की बात है ना, आप लीग 1 साल में सेटअप नहीं कर सकते। आई थिंक ये 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है, आज से शुरू करें टू द फर्स्ट किक ऑफ, पहले मैच का किक ऑफ था। उसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है। लीग सेटअप करने में आपको उसका फ्रेमवर्क बनाना है, आपको टीम्स ऑप्शन करनी है, ओनर्स लेके आने हैं, सेटअप करना है, उनको टाइम देना है कि वो टीम सेटअप करें, एक्सेट्रा। सारा 1.5-2 साल का प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले आपको साथ साथ गवर्नेंस में चेंजेस करने हैं। जो फीफा ने भी कहा हुआ है कि जो भी बॉडी इलेक्ट होकर आएगी, कांग्रेस सबसे पहले पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगी। और उसमें जो हमने गवर्नेंस को लिंक करके सजेस्ट किया है कि आप एक आउटडेटेड, टेंटेड बॉडी से मूव करके, कांग्रेस बॉडी से आप उस पे जाएं जो एक बेटर रिफ्लेक्शन है ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें वोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो वोट्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग एज एन एंटिटी के पास भी आने चाहिए। लेट्स से कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे हमने जो एक मॉडल सजेस्ट किया था, उसमें लेट्स से कि अगर आपके पास 10 वोट्स हैं जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग को दे देते हैं, तो क्लब्स जो हैं वो 10 फिर आगे वोट उसमें कर सकते हैं। जब क्लब्स बढ़ जाएंगे तो देन दे कैन वोट के उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा कांग्रेस के अंदर, बट बॉडी के पास आ जाएंगे ना वोट्स। तो जो क्लब्स हैं, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास भी वोट आ जाएगा।
बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, वुमेन्स लीग के पास भी वोट होना चाहिए, आपके पास जो आपकी प्लेयर एसोसिएशन है उनके पास भी वोट होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस एंड एवरीथिंग। प्लेयर एसोसिएशन तो अभी है ही नहीं, ना ही मैनेजर्स एसोसिएशन है फिलहाल तो तो है ही नहीं। बननी चाहिए ना, हाँ, कोचेस एसोसिएशन होनी बने, चाहिए। प्लेयर्स एसोसिएशन बने, तो हाँ, इनका भी वोट होना उस गवर्नेंस सिस्टम में जरूरी है। लेकिन जब आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग को वोट दे देंगे ना, वो तो बहुत ही एक अमेजिंग स्टेप हो जाएगा, बिकॉज फिर आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया की किसी फुटबॉल एसोसिएशन में पॉलिटिक्स नहीं होती, ये नहीं होती, बट आप काफी हद तक ना सिस्टम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट्स से आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग को 10 वोट दे दिए, आपने वुमेन्स टीम को, वुमेन्स लीग को लेट्स से 5 वोट दे दिए, या जब आप प्लान में देखेंगे उसमें ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ है, रेफरीज के वोट बिल्कुल। है, प्लेयर्स का वोट है, कोचेस एसोसिएशन, प्रोविंसेस का है। अब इसमें मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा जिसको कुछ ना पता हो, वो आके उन क्लब्स को जो करोड़ों रुपया लगा रहे हैं उनको कह सकते हैं मुझे वोट दो? कहेंगे भाई क्यों वोट दें, कोई मतलब काम करेंगे तो वोट देंगे, हम पैसे लगा रहे हैं, आप आगे से क्या कर रहे हैं? तो वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम का प्रेशर पड़ता है कि भाई आप स्टेप्स तो वो डिसीजन में लेना, और फिर वो कांग्रेस ने भी आगे वोट करना है पीएफएफ प्रेसिडेंट के लिए, तो हर बंदा अपना मफाद तो चाहेगा कि क्लब चाहेंगे भाई हमारा मफाद तो है, वो तो कोई आए। तो दिस इज हाउ यू मेक द सिस्टम बेटर, इट विल नॉट ऑलवेज एवर बी परफेक्ट, बट ऐसा सिस्टम हाँ, पाकिस्तान के लिए आई थिंक बनना जरूरी है। हाँ। अच्छा, हारून मलिक साहब ने एक ट्वीट की थी अभी रिसेंटली, कि वो कह रहे थे कि जी कॉन्फ्रेंस जो है ना लीग होनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं बेसबॉल के अंदर अमेरिका में, जैसे कि वो उसमें ग्रुप ए होता है, या यूएफए नेशंस लीग में भी हम देखते हैं कि ग्रुप ए है, फिर ग्रुप बी है, उसमें वो रेलीगेशन हो रही है, जैसे इंग्लैंड रेलीगेट हो गई थी ग्रुप ए से ग्रुप बी में। या हम बास्केटबॉल के अंदर देखते हैं कि वो जी कॉन्फ्रेंस लीग होनी चाहिए, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, नॉर्थ कॉन्फ्रेंस, साउथ कॉन्फ्रेंस, अलग अलग होना चाहिए। उस पे आप क्या कहते हैं, जो अभी हारून मलिक साहब ने रिसेंटली बोला है? देखिए हारून मलिक साहब की जो ट्वीट है उसमें कुछ क्लियर तो है नहीं कि वो क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, बिकॉज वो हाँ, बहुत क्या छोटी सी कह रहे हैं ट्वीट अभी? है। हाँ, देखिए पाकिस्तान प्रीमियर लीग को तो कॉन्फ्रेंस वाइज या किसी भी रीजन के बेस पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग बहुत आराम से टॉप टियर पे रिवैम्प होके आएगी, तो जहां मर्जी शहर हो वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो नीचे वाली सजेशन है जिसमें पिरामिड को हमने भी रिवैम्प किया है, सेकंड डिवीजन के बाद आपको उसको ज्योग्राफी या कॉन्फ्रेंस के बेस पे डिवाइड करना पड़ जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा कंट्री है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लेट्स से कि आप थर्ड टियर पे आके कह रहे हैं गिलगित वालों को जाके कराची खेलो, इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम। तो आप इसको कॉन्फ्रेंसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, या नॉर्थ साउथ ईस्ट करके। हमने भी जो मॉडल उसमें प्रेजेंट किया उसमें फर्स्ट डिवीजन है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, सेकंड डिवीजन है जो नेशनल लेवल पे, थर्ड लेवल पे क्वालिफाइंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो आगे प्रोविंसेस के साथ टाई इन हो, प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट में टाई इन हो, तो वो डिवाइड जरूर होगी। बट जो मॉडल है वो आई थिंक ये जो हमने भी क्लैरिफाई किया, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई मॉडल प्रेजेंटेबल है पाकिस्तान के लिए, या आप कुछ अल्टरनेटिव प्रपोज कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जगहों में पाकिस्तान की ज्योग्राफी का ख्याल रखना है। वुमेन्स लीग में हमने प्रपोज किया है कि उसमें आपको नॉर्थ या साउथ की कॉन्फ्रेंसेज या डिविजन्स बनानी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स नॉट फीजिबल फॉर देम टू फ्लाई आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर कराची ने इस्लामाबाद से खेलना है तो वो नहीं मैनेज कर सकेंगे, थोड़ा आपको ईजी करना है। हाँ, और आपको इसी तरह जो यूथ कॉम्पिटिशन है उनको भी थोड़ा सा मैनेज करके लेके साथ चलना है। बट हाँ, पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है, जो टॉप डिवीजन है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ कि उसको क्या करना चाहिए, और उसमें पैसे इंजेक्ट होने चाहिए। उसमें दिस इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर इकोसिस्टम। जो एक्चुअल नौकरियां हैं कोचेस के लिए, प्लेयर्स के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, इवन रेफरीज के लिए, वो इस लीग से निकलनी है। और इतना पैसा पीएफएफ के पास तो है नहीं। पीएफएफ को तो अपना बजट इज रफली 2.2 मिलियन डॉलर्स a year जो फीफा फंडिंग और से आता है। तो उसको यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप अपना सिस्टम चलाएं, उसके बाद आप जब लीग को लेके आते हैं इसमें से इनकम पीएफएफ को अच्छी खासी सब्सटैंशियल निकल सकती है। देयर इज अ जेन्युइन केस फॉर अ बिजनेस केस फॉर दिस एज वेल, जो आई थिंक यूटिलाइज हो सकते हैं। और आपने अभी एग्जांपल देखी, पाकिस्तान ने आके पहला मैच खेला, 13,000 लोग देखने आए। पहली दफा पीएफएफ को गेट रिसीट्स मिली हैं क्योंकि मैच पे टिकट था, और कम से कम इसमें 30-40 लाख रुपए गेट रिसीट्स में मिला है। आप स्टेडियम फिल कर दें तो करोड़ रुपए से ऊपर चली जाएगी। मुझे बताएं ये क्या, बिल्कुल, इज दिस नॉट इनफ टू टेल समवन कि भाई दिस अ बिजनेस केस हियर? अभी डेफिनेटली, विदाउट एनी डेफिनेटली। मार्केटिंग ये हाल है, तो सोचें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। हाँ, मार्केटिंग तो बिल्कुल ज़ीरो है, और हम जो है ना ब्रॉडकास्टिंग, उस पे तो हम फ़ोकस करते ही नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग करनी है। वही बात है कि मैं भी अभी आपसे यही पूछने लगा था कि एक तो स्पॉन्सर्स कैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू परवाज़ 2038 स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग अट्रैक्ट कैसे करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसमें आपने लिखा भी हुआ है
कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, तो जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की है, ये कहाँ पे बनेगा और ये क्या हर टीम के लिए होगा या ये एक उस तरह होगा कि जैसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, एनसीए है, पीसीबी के पास, उस तरह हमारे पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा एक शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल लोहार। तो इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दें। मैं चलो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। जो मार्केटिंग एंड कमर्शियल वाली बात है ना स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड मैं ये कहूँगा कि इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास काफ़ी अच्छे लोग मौजूद हैं जो मार्केटिंग एंड ऑपरेशन वाली साइड को देख रहे हैं। आसाम हैं जो अच्छा खास एक्सपीरियंस इस काम में, उसामा हैं, तो ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो, ये मैं उनको कोई नई चीज़ बताऊंगा। बट स्पॉन्सर्स को इस वक्त लाना जो है ना, आपकी एक नेशनल टीम है इस वक्त, तो नेशनल टीम ही है जिसको आप सेल कर सकते हैं। नेशनल टीम में जो सही बात। स्पॉन्सर्स होंगे वो आपके 1-2 आ सकते हैं, 2-3 आ जाएंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो लॉ है, आप किसी की शर्ट पे आपका लोगो नहीं आ सकता, तो वो पाकिस्तानी जरा स्पॉन्सर्स को समझाना पड़ेगा। लेकिन मेन कंसर्न स्पॉन्सर्स का जो रहा हुआ है वो पहले वो है कि यार पीएफएफ ठीक है नहीं है, कोई दूसरी पीएफएफ तो नहीं है, कोई नया रोला तो नहीं बन जाएगा, सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम्स, तो आपको जब तक वो आप मसले हल नहीं करते तो स्पॉन्सर्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक अब हो सकता है, अब इस टीम के साथ स्पॉन्सर्स लाए जा सकते हैं। उसके बाद बाकी सारा कुछ तो प्रॉपर्टीज पे है। जो मेन कमर्शियल चीज आप सेल करेंगे अपार्ट फ्रॉम द नेशनल टीम, वो तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है। जब आप बनाएंगे तो उसकी पूरी इन्वेंट्री बनती है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर जो है आप उसको क्या दे रहे होंगे, एसोसिएटेड स्पॉन्सर्स होंगे। और आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड कमर्शियल केस टू बी मेड हियर। आई थिंक जो हमने भी या मेरे भी रफ फिगर्स हैं, आई थिंक आप जो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखें ना सब कुछ टोटल करके, तो आई थिंक $3 to 4 million पाकिस्तान प्रीमियर लीग जनरेट कर सकती है थ्रू ऑल ऑफ द स्पॉन्सरशिप्स, टिकटिंग और क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट से। ब्रॉडकास्ट में भी आप देखें, अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं ना दैट पीपल वांट टू सी, तो ब्रॉडकास्टर भी आएगा। अब जो आपकी पीएसएल है, फॉर एग्जांपल एआरवाई स्पोर्ट्स को बेचना है आपने, पाकिस्तान प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स एआरवाई को स्पोर्ट्स बेचना को। भी अभी आई एम होपिंग, जो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अब होपफुली एयरवाई जो है ए स्पोर्ट्स आगे दिखा रहा होगा ये अगले वाले मैचेस जो हैं जो पाकिस्तान में हो रहे होंगे। तो आपके पास अगर $12.5 million ईयर पे पीएसएल के राइट्स बिक रहे हैं, तो यार 10-20% पे तो फुटबॉल के बिक जाएंगे ना। मतलब मैं तो उसकी भी 10-20% पे बोल रहा हूँ, लेकिन उसका 10% उसका दैट इज 1.25 मिलियन, 20% इज $2.5 million a ईयर। तो आपको पहले प्रोडक्ट बनाना है, लोग देखेंगे तो वो चीज सेल हो सकती है। और एक यूनिक चीज है ना, प्रॉब्लम ये कि पीपल इन पाकिस्तान आर स्केयर्ड। उनको पता ही है फुटबॉल का पोटेंशियल, मुझे ही आपको तो पता है 13,000 बंदा भाई जब मार्केटिंग के बगैर आ सकता है 2 बजे ट्यूसडे को, तो भाई 7 में बजे मार्केटिंग के साथ सैटरडे को कितना क्राउड आएगा देखने के लिए। तो 24 बारिश थी, ऐसे ही बारिश भी थी। तो यहाँ पे बिजनेस केस बहुत सॉलिड है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के ना डर लगता है लोगों को। और मेरा पास्ट प्रोजेक्ट्स में इंटरेक्शन, जब हम लेजिडीज में थे, हमारा टाइटल स्पॉन्सर नोकिया था, और उन्होंने नोकिया ने 2 दिन के इवेंट के लिए हमें 6 फिगर $US दिए थे, और मतलब वो टच कर रहे थे 7 फिगर्स को। तो उसमें अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। उसके बाद वो तो चले बंदा कह सकते इंटरनेशनल इवेंट था यार, हम डोमेस्टिक वालों के लिए हमारे पास एक ब्रांड था, मैं उनका नाम नहीं चले लेता, बट हमने उनको साइन भी नहीं किया अल्टीमेटली। बट डोमेस्टिक इवेंट के लिए वो हमें 5 मिलियन देने को तैयार थे 2 दिन के इवेंट के लिए। और हमारे पास एक टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात हुई थी उस जमाने में, और अल्टीमेटली जो हमारी ओनरशिप ग्रुप था दे डिडंट गो अहेड विद दैट स्पॉन्सरशिप ड्यू टू देयर ओन रीजंस। बट वो तकरीबन 1 साल की डोमेस्टिक कंपटीशन जिसकी कोई फुटबॉल वैल्यू नहीं है, जिसको शायद कोई टीवी में ऐसा ना देखना जाए, वो तकरीबन 5 करोड़ ईयर में बिक रहे थे 2017 में, जबकि डॉलर 100 रुपए, 2018 में जब एक डॉलर भी 100 रुपए का था। बिल्कुल। पैकेज कैसे करते हैं, कैसे बेचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किया डेफिनेटली जा सकता है। और ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका क्या आइडिया क्या है, इसके थ्रू क्या एक बड़े मजे की प्रिंसिपल से लिखा है कि अगर आप फीफा की वेबसाइट पे भी जाएं, और एनसी ने भी बात कंफर्म किया है, फीफा के पास पीएफएफ के तकरीबन 10-10.5 मिलियन डॉलर पड़े हुए रिजर्व्स में, अपार्ट फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस जो आपको मिलता रहेगा। हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें आपने लिखा भी है। यस। उसमें हमने हमारी सजेशन ये है, और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो पहले मसले हुए हैं उनका आप एडवांटेज उठाते हुए आप 10-10.5 मिलियन को यूज करके पीएफएफ अपना स्टेडियम बनाए। मतलब वो आप, मैं नहीं कह रहा 50,000 कैपेसिटी का होगा, बस 10-15,000 का एक रीजनेबल स्टेडियम जो पीएफएफ का अपना है।
और उसी पैसों को यूज करके इन 2 कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो पीएफएफ ओन्ड होगा, और जहां पे आपकी सारी नेशनल टीम्स ट्रेन करेंगी और आपका एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो ये एक परफॉर्मेंस सेंटर होगा यूज करके इसको ये करना चाहिए आपको। सो दिस विल बी अ परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि आइडिया है जैसे हमारे क्रिकेट में जिसमें नेशनल आपका क्रिकेट इंग्लैंड में सेंट जॉर्जेस पार्क है ना, तो आप उसको उठा के हाँ। अपना, वो उतना फैंसी तो आप नहीं बना सकते, बट आप उसका एक वाटर डाउन वर्जन जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, अच्छा हो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो बना सकते हैं। 10-10.5 मिलियन डॉलर है, 2 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो दैट्स द थॉट बिहाइंड दिस। सारी सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल हैं भाई, ऐसी चीजें बोली हैं जो मेरी नजर में सारी पॉसिबल है अगर विल पावर और सही लोग हों। बट इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू जो पाकिस्तान का सिस्टम है, हमें पता ही है जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए देखें तो 5-6 साल तो कहीं नहीं लगते। तो वो ऐसा लीग नहीं है यार, सेटअप करने देखो ये जो अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो 5-6 साल पहले से बन ही नहीं सकता। आपके पास पैसे सारे कुछ भी हो, आपको लैंड ढूंढना है, आपको 100 लवाजमात करने होते हैं बिफोर डूइंग एनीथिंग। ये एक बड़ा लॉन्ग आर्डुअस जर्नी है। तो अगर आप देखें कि हम अगर बात करें कि वी आर ए कम्पिटिटिव नेशन जो अब 15 साल बाद सोच रहा है कि एशियन कप की ग्रुप स्टेज से बाहर कैसे निकलना है, तो भाई उसका दिन तो आज से शुरू होगा ना। वो ऐसा तो नहीं है कि 15 साल बाद, 14वें साल के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इंडिया भी जो पहुंचा, और ऑब्वियसली इंडिया की एग्जांपल बहुत देते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बहुत सारी एरियाज में। बट अब वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन, अब देखें इंडिया पहली दफा कंसेक्यूटिव एशियन कप खेल रहा है, 19 भी खेल रहा है, अभी वाला भी खेल रहा है। अब तो उनकी वो अब तो मतलब इट्स नॉट कि कर जाएंगे, अब तो है कि भाई ये तो एक गिवन है, अब तो ये वो सोच रहे होंगे इनएविटेबल है। हाँ, अब अगला उनका टारगेट है जो मुझे लगता है इस दफा होगा कि सेकंड राउंड में तो आए हैं, लास्ट टाइम क्या कहते हैं दे वेंट इन द सेकंड राउंड। अब उनको जो अगला एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि दे वांट टू बी इन द थर्ड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, और उनका ग्रुप पहली बार कर रहे हैं। देयर इज अ डिसेंट चांस कि इंडिया थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स में चला जाएगा। होगा उधर उनसे कुछ भी नहीं, बट वो थर्ड राउंड में चले जाएगा। तो इट्स एन आइटरेटिव अप्रोच भाई, एक दिन हम फर्स्ट में थे, सेकंड, फिर जब अगला आएगा तो फिर वो कहेंगे अच्छा यार थर्ड राउंड में कुछ करना है, चौथी दफा वो कहेंगे अब थर्ड राउंड से निकल के या तो क्वालिफाई करना है या तो फोर्थ राउंड खेलना है। नहीं तो वो जो 2047 का प्लान है वो यही प्लान है ना कि कम से कम हमने 2047 के अंदर अपना ग्रास रूट्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हम वर्ल्ड कप खेलें, फीफा वर्ल्ड कप। 10-15 साल में तो इट्स अ वेरी लॉजिकल बेट एज वेल कि आप इंडिया को वर्ल्ड कप। मैं तो कहता हूँ 2034 में 34 में दे विल बी इन द फीफा वर्ल्ड कप। ये तो मैंने काफी there is actually a decent chance that may happen because 2 एडिशंस हैं, इसमें मैं पता लग जाएगा बिकॉज अब वो जो कर रहे हैं ना इट्स सस्टेनेबल, मतलब लीग इट्स बैक्ड बाय द लीग, प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं। हमने तो अभी काम ही नहीं शुरू किया, जिसकी वजह से कहीं प्लान में, और इस सबके दिमाग में आ जाना चाहिए अगले 15 साल कोई चांस नहीं है वर्ल्ड कप खेलने का। 15 साल में ये सब कुछ कर लो, अगले 15 साल के प्लान में आ जाएगा कि वर्ल्ड कप खेलने का। 15 साल में मेरे ख्याल से हम एशियन कप का सोच सकते हैं कि 10-15 साल देखो 15 साल में तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर, क्योंकि हमारे पास ना एक वो है जिसे कहते हैं ना वो गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड या ट्रम्प कार्ड है, वो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स हैं, बना बनाया माल मिल जाता है। तो उसकी वजह से आप अगर अपनी सारी चीजें फिक्स करें ना, सब कुछ करना शुरू कर दें, टीम सही हो जाए, इकोसिस्टम फिक्स हो जाए, तो अगली एडिशन में जो आप 2027 में क्वालिफाइज खेलना शुरू होंगे ना, कोच भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो आप एक पुश मार सकते हैं कि एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लें, और उसमें एक चांस भी आपका आई थिंक निकल सकता है, बट रियलिस्टिकली तो ये टाइम लगेगा। डेफिनेटली शाहरुख भाई, थैंक यू सो मच। तो जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो मैंने नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा पीडीएफ जो फाइल है वो जो शाहरुख भाई की परवाज 2038, वीडियो का टाइटल भी यही होने वाला है, परवाज 2038, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जरा हम 1 ईयर के प्लान को और 5 ईयर के प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली डिस्कस करें, वही हमने करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शाहरुख भाई के जो चैनल है उसको भी वो बेचारा भी इनएक्टिव पड़ा हुआ है क्योंकि आई एम ऑन अ ब्रेक। अभी आपके पास आ गया, आपने बुलाया वीडियो पे, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बाकी सब वहां कंटिन्यू करेंगे। ये ब्रेक कब खत्म होगी शाहरुख भाई? बहुत यार ये अभी अनक्लियर है थोड़ी सी, इंशाल्लाह वापस आएंगे, आप दुआओं में याद रखें, फिर हम आएंगे जल्दी वापस। सही, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।